क्लास 12th का चैप्टर है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। और जैसा इस चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है, इसमें हम मेनली यही पढ़ने वाले हैं कि रूरल सोसाइटी, अगर मैं रूरल बोलूँ तो मोटे मोटे तौर पर विलेजेस, और अर्बन बोलूँ तो मोटे मोटे तौर पर शहर। तो जो रूरल एरियाज है वहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं पुराने टाइम से लेके अब तक, क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने वहाँ की सोसाइटी को अफेक्ट किया है, वहाँ पर चेंजेस या फिर डेवलपमेंट लाया है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। पहली बात ये कि इंडियन सोसाइटी जो है वो प्राइमरीली पहले से ही वो रूरल सोसाइटी रही है, पहले से कृषि प्रधान देश जिसे कहते हैं वैसा रहा है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन रही है, ज़्यादातर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन वो रूरल एरियाज में रहने वाला है। 2001 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की 67% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। ये 2001 के सेंसस के हिसाब से। अब बहुत ही सिंपल है कनेक्शन जोड़ने हैं। अगर मैं बोलूँ कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज का सबसे मोस्ट विजिबल डिफरेंस देखो, तो जो एकदम से हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, और अर्बन एरियाज में कई तरह की ऑक्यूपेशंस होती हैं। तो ये जो एक मेन कॉन्ट्रास्टिंग फीचर आता है। तो ये समझ लेते हैं कि जो रूरल सोसाइटी होती है वहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये भी समझ में आ रहा हो कि एग्रीकल्चरल लैंड, जिस ज़मीन पर खेती होती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक और चीज़ देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज करो जॉब का एग्जाम्पल लेते हैं। जॉब जो होती है, हम लोग की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे जो लोग जॉब को एज अ वे ऑफ लिवलीहुड तक ही सीमित रखते हैं। दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच के देखो, जॉब जो होती है वो खाने को खाना देती है, पहनने को कपड़ा देती है, घर के ऊपर छत देती है, सोसाइटी में इज्जत देती है, इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस देती है। तो जॉब जो होती है वो हमारे लिए सिर्फ एक 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 क्या बोलते हैं, जरिया नहीं होता पैसा कमाने का, उससे कहीं ज़्यादा होता है। वो एक वे ऑफ लाइफ होता है, हमारे जीने का तरीका जो होता है वो हो जाता है। अब सेम फील को इस एग्जांपल में लेके आओ, इस कॉन्टेक्स्ट में लेके आओ कि एग्रीकल्चरल लैंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी तो है, बाकायदा है, लेकिन केवल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है या फिर केवल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह नहीं है। ये एक वे ऑफ लाइफ है। एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमारी कई सारी, इस चीज़ को प्रूव करने वाले का क्या पॉइंट है कि हमारी कई सारी ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस है, ऐसे कल्चरल पैटर्न्स है, हमारे कई सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से लिंक करते हैं। यानी एग्रीकल्चर और कल्चर के बीच की जो लिंक है वो दर्शाने के डायरेक्ट एग्जाम्पल है हमारे फेस्टिवल्स। देखो, हमारे अगर थोड़ा बहुत भी आपको पता है तो इंडिया के मतलब जैसे तो ना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर इस दिन शुरू होता, उस दिन शुरू होता है। भारत के अलग अलग प्रदेशों में इस दिन से न्यू ईयर माना जाता है। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे देश के जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं वहाँ पर न्यू ईयर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। किस बेसिस पर? जब फसल कटाई होती है, यानी हार्वेस्ट सीजन होता है, जिस टाइम पे फसल कटती है उस टाइम पे फसल कटाई को सेलिब्रेट करते हैं, और साथ ही नया एग्रीकल्चरल सीजन शुरू हो गया उसे हम लोग न्यू ईयर मानते हैं। जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तमिलनाडु में पोंगल जो होता है, इनके नाम हमने पहले भी सुने हैं। असम में जो बिहू फेस्टिवल होता है, बैसाखी जो पंजाब में मनाया जाता है प्रोमिनेंटली 13 अप्रैल को आता है। उगाड़ी जो कर्नाटका में होता है। इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स हैं। पुथांडू इन असम, और गुड़ी पाड़वा होता है अपना, मकर संक्रांति। ये इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं जो फसल को सेलिब्रेट करते हुए, फसल कटाई को सेलिब्रेट करते हुए मनाए जाते हैं। तो फसल कटाई क्या है? एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, लेकिन फेस्टिवल्स क्या है? कल्चरल एक्टिविटी है। तो एग्रीकल्चर और कल्चर कितने क्लोजली लिंक्ड है वो हम आसानी से देख पा रहे हैं। तो इतनी चीज़ समझ में आई कि एग्रीकल्चर और कल्चर के बीच में बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है। और हमारा इंडिया जो है बहुत ही वास्ट है और सबको पता है ये बात। तो एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट एरियाज यानी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, वहाँ पर एग्रीकल्चर करने का तरीका, वहाँ की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अलग अलग है, डिफरेंट है। और यही चीज़ वहाँ के कल्चर में डिफरेंस क्रिएट करती है, वहाँ के रूरल इंडिया के कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर में। मतलब जैसा जिस जगह का एरिया होता है उस हिसाब से वो लोग एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, उस हिसाब का वहाँ का कल्चर होता है। डिफरेंट रीजनल कल्चर जो होते हैं उनमें ये चीज़ साफ दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि
अलग अलग जगह का जैसे कल्चर होता है वो अलग अलग जगह के एग्रेरियन स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्चर का और सोशल स्ट्रक्चर का, कल्चर और किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर का, सोसाइटी के अरेंजमेंट का बहुत ही क्लोज लिंक्ड होता है एग्रीकल्चर से या फिर एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ से। एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ, इतनी बात हो गई। उसके बाद देखते हैं कि एग्रीकल्चर, हमने शुरुआत जो करी थी डिस्कशन की वो इस बात से करी थी कि एग्रीकल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड होता है। तो इतना तो हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर लोग सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, इसके अलावा भी कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए लोग करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड करते हैं। अब इसमें एग्जांपल आता है बहुत सारे आर्टिजन्स का, जैसे कुम्हार होते हैं, पॉटर्स जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं, कारपेंटर्स, वीवर्स, आयरन स्मिथ्स, लोहार, गोल्ड स्मिथ, सुनार, ये सब जो है ये वो हैं जो रूरल एरियाज में पाए जाते हैं। और ये जो एक एग्जांपल है यहाँ पे मैंने बना रखा है ये, तो सपोज करो ये जो है ये किसान है, ये गोल्ड स्मिथ है, इसको इसकी चीज़ चाहिए, उसको उसकी चीज़ चाहिए, है ना। वीवर्स हैं, इसको इसका मटेरियल चाहिए, या फिर गोल्ड स्मिथ तो ले लिया था, और आयरन स्मिथ है, इसको इसका मटेरियल चाहिए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपस में जो इनका सिस्टम बनता है ये क्या है, विलेज इकोनॉमी है। विलेज की इकोनॉमी ऐसी होती है कि इतने सारे आर्टिजन्स वगैरह भी और एग्रीकल्चर वगैरह भी, ये सब चीज़ें जो है पिक्चर में आ जाती है। कहने का मतलब ये कि विलेज की इकोनॉमी का रिजल्ट है कि आर्टिजन्स वगैरह होते हैं और इतने सारी तरह की वहाँ पर वैरायटी देखने को मिलती है जॉब्स में या फिर ऑक्यूपेशंस में रूरल इंडिया में। अब एक चीज़ जो नोट करने वाली है यहाँ पे कि जो मैंने नाम लिए वो आर्टिजन्स के नाम लिए कि जो किसी किसी टाइप की कला में इन्वॉल्व है, इन लोगों की जो संख्या है वो रूरल एरियाज में कम होती जा रही है, जिसका एक बड़ा रीज़न ये है कि वो लोग क्या है, वो लोग मेनली हैंडमेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उस चीज़ को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो बहुत ईजीली compete करके साइड में कर देते हैं। तो इस वजह से आजकल उतने नहीं देखने को मिलते जितने पहले के टाइम पे देखने को मिलते थे। पहले के टाइम की जो रूरल इकोनॉमी होती थी उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट रोल रहा करता था इनका। इसके बाद ये है कि रूरल लाइफ जो होती है, इसके अलावा भी इन सब आर्टिजन्स वगैरह के अलावा भी कई तरह के और स्पेशलिस्ट और क्राफ्ट पर्सन्स जो है उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे स्टोरी टेलर्स, कहानीकार हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स, प्रीस्ट यानी पंडित, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जो तेल पेलने वाला काम करते हैं यानी ऑयल प्रेसर्स। ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की ऑक्यूपेशंस है। यहाँ पर एक चीज़ आती है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की ऑक्यूपेशन है, स्टोरी टेलिंग, वॉशरमैन, पॉटर, गोल्ड स्मिथ और एट्सेट्रा जो भी है, इनका कास्ट सिस्टम से डायरेक्ट लिंक होता है। मैंने अभी क्या कहा उसका मतलब बताती हूँ। हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम में भी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, केवल एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे कहते हैं कि ये सुनार की कास्ट का है या फिर ये कुम्हार की कास्ट का है, ऐसे फलानी कास्ट का है। तो ऑक्यूपेशन और कास्ट का जो लिंकेज है वो भी रूरल एरियाज में काफ़ी देखने को मिलता है। हालांकि अब जो है ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन वाला सिस्टम जो है कम होता जा रहा, कम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब क्या है मॉडर्निटी वगैरह भी आ गई है और 70 तरह के नए ऑक्यूपेशन जो है वो भी खुल गए हैं। जैसे आजकल हम देखने को मिलता है कि कई सारे जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं वो बाकी एक्टिविटीज़ में, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पोस्टल सर्विसेज में होते हैं या फिर एजुकेशन सेक्टर में होते हैं या फिर फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं जो अपने गाँव से अप डाउन करते हैं फैक्ट्री में वर्क करने के लिए, या फिर इसके अलावा जो है ये क्लास लिख रखा है मैंने कि सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स यानी कि आर्मी में होते हैं। तो आजकल क्या है काफ़ी तरह के देखने को हमें मिल जाते हैं ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे एक जो और फीचर है वो ये है कि कॉन्ट्रास्ट, देन एंड नाउ, यानी कि सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड देन, तब क्या थे, स्टोरी टेलर, वॉशरमैन, पॉटर, आर्टिजन्स, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा थी, और इस टाइम पर जो है थोड़ा सा चेंज आ गया। इस टाइम पे इस टाइप की चीज़ों में जो है वो देखने को मिलता है ज़्यादा। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है रूरल और अर्बन इकोनॉमी का मेल। रूरल और अर्बन इकोनॉमी जो है पहले से कहीं ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, और उसी का रिजल्ट ये है कि आज काफ़ी सारे इस टाइप की सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं।
तो अभी जो हमने इसमें कवर किया वो इतना ही किया कि एग्रीकल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल कल्चर का क्या लिंक है, इसके अलावा सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड क्या है। अब हम आते हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन ये जो फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है सब में एक बराबर थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होएगी, मतलब हर किसी को लैंड की एक्सेस थोड़ी, हर किसी के पास थोड़ी ज़मीन होएगी। इनफैक्ट जो ज़्यादातर एरियाज में बहुत ही अनइक्वली लैंड जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, गाँव में बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबके पास बराबर की नहीं होती। इंडिया के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो रूरल हाउस होल्ड है, यानी जो लोग हैं रूरल एरियाज़ के, उनके पास एटलीस्ट कुछ लैंड होती है, मतलब 2-3 बीघे ज़मीन हुई, यानी बहुत ही स्मॉल प्लॉट्स, वेरी स्मॉल प्लॉट्स, ठीक है। जबकि कई सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर 40 से 50% फैमिलीज के पास लैंड ही नहीं होती। 40 to 50% फैमिलीज जो है दे डू नॉट ओन लैंड। इसका मतलब क्या है, ये जो 40-50% फैमिलीज जो हैं ये बाकी जो उस एरिया में बाकी लोग जिनके पास ज़मीन है उनके यहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबर की तरह काम करते हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए। और इसका मतलब ये भी है कि कुछ ही फ्यू फैमिलीज जो होती हैं वो होती हैं वेल टू डू कहते हैं, जिनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, काफ़ी पैसे वैसे और खूब इनके पास माया होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेजॉरिटी जो है, ये जो हाल होता है कि वेल टू डू वाला हाल जो है वो कुछ लोग का होता है, तो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो होती है वो या तो पॉवर्टी लाइन के नीचे होती है या फिर जस्ट इसके थोड़ा सा ही ऊपर, कह लो कि जस्ट अबव द पॉवर्टी लेवल या फिर बिलो द पॉवर्टी लाइन। अच्छा, एक चीज़ जो और देखने वाली है वो है विमेन की, इसमें क्या सीन आता है। देखो विमेन का क्या सीन आता है कि बहुत ही सिंपल सा, हमें बताने की तो ज़रूरत नहीं है पर फिर भी बता देते हैं कि वुमेन जो है वो जनरली उन्हें लैंड की ओनरशिप नहीं होती है। अगर हम वुमेन की बात करें तो ये वुमेन है, काफ़ी गंदी बनी है पर ये वुमेन है, ठीक है। तो ये जो वुमेन है इसके पास लैंड की ओनरशिप नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि पैट्रिलिनी चलती है हमारे यहाँ। पैट्रिलिनी का मतलब होता है लाइनेज। पैट्रिलिनी, लिनी स्टैंड्स फॉर लाइनेज। लाइनेज मतलब विरासत। विरासत जो जाती है वो जाती है मेल के डोमिनेंस में, यानी कि मेल साइड पे जाती है, बाप के बाद बेटा, ऐसे जाती है हमारे यहाँ, उसे बोलते हैं पैट्रिलिनी। तो हमारे यहाँ क्या है, पैट्रिलिनियल सिस्टम है। इस वजह से वुमेन जो है वो ज़्यादातर एक्सक्लूडेड ही रहती है ओनरशिप से। और अगर मैं बताऊँ तो लॉ के अकॉर्डिंग, बुक में लॉ लिख रखा है लेकिन मैं तुम्हें नाम बता दूं तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 का है और 56 में आया था। वैसे उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट हुए। 2005 में तो मेनली इसी बात को लेकर अमेंडमेंट हुआ था कि विमेन आर इक्वल व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी, कि उनका भी इक्वल शेयर है, वेदर दे आर मैरिड और नॉट मैरिड, दे कैन क्लेम देयर राइट ऑन द लैंड। बट रियलिटी कुछ और होती है, लॉ कुछ और होते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी में बहुत ही लिमिटेड राइट है और वो भी इनडायरेक्ट तरीके से कि इस विमेन का हस्बैंड, ये देखो मूछें बना दी मैंने, ये भी काफ़ी गंदा बना है पर फिर भी इस विमेन का जो हस्बैंड है उसके थ्रू या फिर मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल ऐसे। बट डायरेक्टली जो है लैंड ओनरशिप में वुमेन जो है ज़्यादातर एक्सक्लूडेड ही होती हैं। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो हम नेक्स्ट पेज से करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एग्रेरियन स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एग्रेरियन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो आ ही रहा है इसकी डेफिनेशन में, फिर स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि रूरल एरियाज में जमीन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसे बोलते हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर। एक बार रिपीट करती हूँ, लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है उसे बोलते हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स होती है ना, तो इसलिए। अब क्या है कि इतना हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है।
और इसी से हम जानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा लैंड होएगी उसका क्लास क्या होएगा या फिर उसकी कंडीशन कैसी होएगी रूरल सोसाइटी में, और जिसके पास नहीं होएगी उसका कैसा सीन होएगा। तो इसमें सीन समझते हैं। देखो, जो ज़्यादातर लोगों की, मैंने बताया था कि पहले पहले बताया था कि ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि उनके पास लैंड जो होती है वो नहीं होती है, और कुछ चुनिंदा ऐसे लोग होते हैं जो वेल टू डू फैमिली हो जाती है उनकी, यानी कि जिनके पास काफ़ी सारा धन वगैरह इकट्ठा हो जाता है थ्रू दिस थिंग। और जितनी जिसके पास ज़मीन होती है उतना ही उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है स्ट्रांग होता है। इतना तो बात समझ में बहुत इजीली आ गई होगी। जो मीडियम और लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं या फिर मीडियम भी होती हैं, वो ज़्यादा कमा पाते हैं। उनकी इनकम्स जो होती हैं कल्टीवेशन से, खेती से जो उनकी इनकम्स होती हैं वो हाई होती हैं। किसकी? मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है उनकी फिर क्या होती है? हायर ही उनके पास इनकम होती है, यानी कि हायर लैंड हायर इनकम, हायर फिर सेविंग्स होंगी उनकी, और इस तरीके से वो अपनी ग्रोथ करने में जो है आराम से कामयाब हो जाते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो होते हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं और बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे मॉनसून वगैरह है, इस तरह के फैक्टर्स पे भी उनकी इनकम डिपेंड करती है। बट लार्जली यही होता है कि जिनके पास ज़्यादा लैंड है वो वेल टू डू होते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि 40 to 50%, कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पे 40 to 50% जो लोग हैं उनके पास तो कोई लैंड ही नहीं है। वो क्या करते हैं? वो दूसरों के खेत पर एज एन एग्रीकल्चरल लेबर वर्क करते हैं। और ये जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं इनको बेसिक जो एक मिनिमम वेज, गवर्नमेंट, आपको अगर पता हो तो गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेज फिक्स करती है। जैसे 2020 के लिए शायद 178 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कर रखी थी, या फिर जो भी चेंजेस है आप एक बार चेक कर लेना, बुक में नहीं है। तो जो मिनिमम वेज फिक्स की जाती है उससे भी इनको कम दिया ही जाता है, उससे भी इन्हें कम ही दिया जाता है, और इनकी अर्निंग्स बहुत ही कम होती है, इनकी इनकम बहुत ही लो होती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी इनकी सिक्योर नहीं होती। आज इनके पास रोज़गार है, कल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा इनके पास साल के पूरे साल, ऑल थ्रू द ईयर, इनके पास काम नहीं होता है। ये ईयर का देखो मैंने आधा हिस्सा काट दिया, इतने ईयर के इतने महीने इनके पास काम नहीं होता। इस कंडीशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट हम समझते हैं कि रोजगार है उसके पास, वो जितना चाहता है उतने में उसको रोजगार मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट भी समझते हैं कि बेरोजगार है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब उसके पास काम तो है लेकिन पूरे टाइम नहीं है, फॉर शॉर्टर पीरियड है द नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल पीरियड में जितना होता है उससे कम है उसके पास काम। जैसे सीजनल वर्कर्स का सीन होता है, या फिर कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स जो होते हैं, इनका केस होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला। तो वही इनका भी है। इसके अलावा टीनेंट्स, टीनेंट्स जो हम आगे भी कई बार वर्ड सुनेंगे, टीनेंट्स का मतलब होता है, देखो, किराएदार। कौन से किराएदार? ये वो कल्टीवेटर्स होते हैं। टीनेंट्स हम उन खेतीहरों को बोलते हैं, फिर उन खेती करने वाले लोगों को बोला गया है, खेती करने वाले लोग जो दूसरे की जमीन को भाड़े पे लेते हैं खेती के लिए। बदले में जो इसकी ज़मीन है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है कि इनको अपने काफ़ी सारा जो इनका प्रोड्यूस होता है वो तो रेंट पे करने में ही निकल जाता है, फिर उसका कुछ पार्ट जैसे 50 से 75% तक का जो प्रोड्यूस निकलता है वो इन्हें ओनर को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है मेनली जो है इसमें, यही है कि एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि किस तरीके से लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मीडियम और लार्ज लैंड ओनर्स का सीन क्या होता है, और जो स्मॉल लैंड ओनर्स होते हैं उनका क्या सीन होता है। इसके अलावा जो आगे है वो ये है कि एग्रीरियन सोसाइटी जो होती है उसको हम क्लास से कैसे लिंक कर रहे हैं। यहाँ पर है कास्ट और क्लास का लिंक। क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास, देखो, क्लास की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्लास होता है एक ऐसा ग्रुप, जैसे एक क्लास के हैं, सपोज ये क्लास 1 है, ठीक है, ये स्कूल वाली क्लास नहीं है, क्लास 1 है जिसका एग्जांपल हम ले रहे हैं। इसके जो लोग होंगे वो ऐसे लोग होंगे जिनकी सोसाइटी में सेम सी ही उनकी पोजीशन होएगी, सेम सा ही उनका इकोनॉमिक स्टेटस होएगा, ठीक है।
सेम से ही उनके इकोनॉमिक कंडीशंस होंगे, सेम से ही उनके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होएगा। ठीक है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में क्या है, मिडिल क्लास सुना होगा बहुत ही, ये तो इजी है, हाई क्लास, लोअर क्लास, इनमें भी आपस में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे मिडिल क्लास तो हम सब समझते हैं कि ज़्यादातर जो हम लोग होते हैं, हम सभी ज़्यादातर जो लोग हैं, जनता है, वो मिडिल क्लास है, मतलब उनकी ऑक्यूपेशनल स्टेटस एक जैसा है, उनका सोसाइटी का स्टेटस एक जैसा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस एक जैसी हैं, तो वो होती है हमारी क्लास। ऐसा जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें ये लोग जो है ऐसे होते हैं। तो कास्ट और क्लास का यहाँ पे क्या लिंक है वो देखने को मिलता है। देखो, क्लास और कास्ट का रिलेशन जो है वो ऐसे है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है कि ज़्यादातर जो कास्ट, देखो क्लास क्या होगी, क्लास किसकी हाई होगी, जिसकी इनकम हाई होगी, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है या फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्लास का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ना। तो किसकी क्लास हाई होगी, जिसकी इनकम वगैरह जो है, जिसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो हाई होगी, उसको हम बोलते हैं हाई क्लास। ठीक है, जिसकी थोड़ी सी मीडियम से होती है उसको मिडिल क्लास बोल देते हैं, बाकी का लो क्लास बोल देते हैं। ठीक है, तो कास्ट और क्लास का लिंक कैसे है, जैसे जैसे हम देखेंगे, ये अब मैं बता रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जो हायर कास्ट होती है ना, हायर कास्ट, ऐसे समझो, हायर कास्ट होती है उनके पास ज़्यादा ही लैंड होती है एज कंपेयर टू दोज जिनको जो लोअर कास्ट होती है, जिनको लोअर कास्ट मानते हैं, उनके पास लैंड का शेयर भी कम होता है एज कंपेयर, मोटे मोटे तौर पर, यानी एज अ होल। ठीक है, दोनों के इसके रिजल्ट देखो, कास्ट हाई है, लैंड भी उनके पास ज़्यादा है, उनकी लैंड से फिर इनकम भी ज़्यादा होगी, इनकी इनकम फिर कम होगी, और फिर कहीं ना कहीं इनकी इनकम जो है वो इनकी क्लास बनाती है। तो ये लिंक है। ठीक है, अब एक चीज़ जो इसमें ये है, इसमें ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो हाईएस्ट कास्ट हो उसके पास ज़्यादा ही लैंड हो। ठीक है, मतलब एक हायरार्की सी तो बेशक बन रही है, हायरार्की होता है ऊपर और नीचे जाने का जो सिस्टम होता है, कि जैसे जैसे कास्ट ऊपर है, जैसे कास्ट 1 2 3 4 5, सपोज ये ऐसे है कि इनका औधा जो है वो ऐसे है, कास्ट 1 की सबसे ज़्यादा, फिर 2 की, फिर 3 की, 4 की, 5 को सबसे कम, उसी ऑर्डर में इसे, उसी ऑर्डर में फिर इनके लैंड की वो जाती है, और उसी ऑर्डर में फिर इनकी इनकम जाती है। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पे है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, पर मोटे मोटे तौर पर यही सच्चाई होती है। लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं वो एक्सेप्शंस होती है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले, जो सबसे हाईएस्ट कास्ट कौन सी मानती है, कौन सी मानी जाती है, हाईएस्ट कास्ट माने जाते हैं ब्राह्मण्स। लेकिन वो कई एरियाज ऐसे होते हैं, ज़्यादातर एरियाज ऐसे होते हैं इनफैक्ट, जहाँ पर ब्राह्मण जो होते हैं वो मेजर लैंड ऑनर्स नहीं होते हैं, यानी ज़मीन जो है ज़्यादातर उनके पास नहीं होती है। इनफैक्ट वो एग्रेरियन स्ट्रक्चर से वो थोड़े से बाहर ही रहते हैं। एग्रेरियन स्ट्रक्चर मतलब लैंड होनिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ज़मीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस चीज़ से वो कहीं ना कहीं बाहर ही रहते हैं, हालांकि वो रूरल सोसाइटी का पार्ट भी होते हैं। बट ये एक एक्सेप्शन केस है कि ऐसा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ब्रॉडली देखा जाए तो यही होता है कि जो मेजर लैंड ऑनिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो अपर कास्ट ही होते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आने वाली है जो हम कई बार पहले भी सुन चुके हैं, 11th में भी सुन चुके हैं, डोमिनेंट कास्ट। ये जो अपर कास्ट है जिनकी हमने बात करी इस वाले सीन में, इस वाली स्टोरी में नहीं, इस वाले सीन में, इनको बोलते हैं डोमिनेंट कास्ट। यानी कि डोमिनेंट कास्ट की अगर परिभाषा बोलूँ तो ये होता है कि डोमिनेंट कास्ट जो होती है वो होती है कि हर एरिया में कोई एक ऐसी होती है, जैसे आप नोटिस करना कभी भी कि एक एरिया में एक कास्ट ऐसी होती है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन होती है, जैसे फलाने ढिमकानी जगह पे इस पर्टिकुलर कास्ट जो है, इस पर्टिकुलर कास्ट के जो बंदे हैं वो ज़्यादातर उस एरिया की लैंड को होल्ड करते हैं, उनके पास ज़्यादातर लैंड है उस एरिया की। तो ये जो डोमिनेंट कास्ट की डेफिनेशन है उसमें दो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट आती है वो ये कि एक तो ये लैंड ओनिंग कास्ट होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये होती है कि ये पॉलिटिकली भी बहुत ही पावरफुल होती है। पॉलिटिकली पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि लोग न्यूमेरिकली भी हाई होते हैं। यानी कि डोमिनेंट कास्ट वो होती हैं जो बहुत ही पावरफुल ग्रुप होता है, हर रीजन में जो पावरफुल ग्रुप होता है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी।
और वहाँ की लोकल सोसाइटी में इनका होता है दबदबा, इनकी टॉर होती है लोकल सोसाइटी में। इनके एग्जाम्पल्स की बात करो तो एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डोमिनेंट कास्ट हम किसे बोल रहे हैं। जाट्स और राजपूत इन यूपी, वोकलिगाज इन कर्नाटक, वोकलिगाज एंड लिंगायत्स इन कर्नाटक, कम्मास एंड रेड्डीज इन आंध्र प्रदेश और जट सिक्स इन पंजाब। तो ये कुछ एरियाज दे रखे हैं और वहाँ पे जो डोमिनेंट कास्ट कंसिडर की जाती है उनके नाम दे रखे हैं कि फलानी ढिमकानी जगह पे। एक और है भूमिहार, बिहार के जो डोमिनेंट कास्ट जो है मानी जाती है। डोमिनेंट कास्ट समझ में आया। डोमिनेंट कास्ट होती है जो वहाँ की मेजर लैंड ओनिंग कास्ट होती है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है उस एरिया की। ये लोग पॉलिटिकली भी पावरफुल होते हैं और इकोनॉमिकली भी पावरफुल होते हैं। और डोमिनेंट कास्ट ये शब्द किसने दिया था कि इस तरह की कास्ट को, इस तरह की जो जातियाँ होती हैं उन्हें डोमिनेंट कास्ट किसने बोला था? एम एन श्रीनिवास ने ये टर्म दिया था। एम एन श्रीनिवास ने ये शब्द दिया था, जो एक सोशोलॉजिस्ट है थे। इसके बाद ये है कि ये जो ज़्यादातर जो लैंड ओनिंग ग्रुप्स होते हैं ये मिडल या फिर हाई रैंक कास्ट के होते हैं। और ज़्यादातर जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो जिनका ये वाला सीन होता है, वो ज़्यादातर कास्ट सिस्टम के लोअर रिंग्स पे आते हैं। यानी कास्ट सिस्टम की जो हिरार्की होती है, ऑर्डर होता है, उसमें नीचे ही आते हैं, निचले पायदान पे आते हैं। एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसीज में कंसिडर किए जाते हैं। जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास बहुत ही कम लैंड होती है, फिर नो लैंड होती है। ज़्यादातर इंडिया के रीजन्स जो है वहाँ पर अनटचेबल्स या फिर दलित कास्ट जिन्हें कहते हैं, अनटचेबल्स यानी अछूत कास्ट जिन्हें कहा जाता था, उनके पास लैंड ओनिंग का वो ही नहीं था, क्या बोलते हैं, अलाउड ही नहीं था उन्हें लैंड ओन करने के लिए। और इसलिए वो क्या करते थे, जो वहाँ के मेजर डोमिनेंट लैंड ओनिंग ग्रुप्स होते थे उनको एज एन एग्रीकल्चरल लेबर सर्व किया करते थे। अब इससे क्या होता था, इससे वो लोग, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अनटचेबल्स का केस लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने इनके बारे में तो काफ़ी कुछ जाना, कास्ट और डोमिनेंट कास्ट, तो इनके बारे में थोड़ा जानते थे। अनटचेबल या फिर दलित कास्ट जिन्हें कंसिडर किया जाता था, तो उनको तो कोई लैंड ओन ही नहीं करने दी जाती थी। और इस वजह से वो क्या करते थे, वो बाकी जो डोमिनेंट क्लास होती थी, वहाँ की डोमिनेंट कास्ट होती थी, उसके लिए एज अ लेबर फोर्स वर्क किया करते थे। इससे क्या है कि लैंड ओनिंग कास्ट जो होती थी, जिसके पास ज़मीन है, उनके पास एक लेबर फोर्स हुआ करती थी और वो अच्छे से उस लैंड की जो है कल्टीवेशन करवाते थे और उनको बदले में हायर रिटर्न्स मिलते थे। किसको? लैंड ओनिंग क्लास को। ठीक है, अब तक जितना समझा उसकी हल्की सी समरी जो हमने इस वाले टॉपिक में एग्रेरियन स्ट्रक्चर, कास्ट और क्लास वाले में अब तक का जो किया वो ये है, वो हमारा ये है कि एग्रीकल्चर लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट होती है लेकिन ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। दूसरा पॉइंट कवर किया कि वुमेन की क्या रोल है, वुमेन जो है उनको ज़्यादातर लैंड जो नहीं करने दिया जाता। इसके अलावा जो पॉइंट कवर किया वो था एग्रेरियन स्ट्रक्चर के। एग्रेरियन स्ट्रक्चर होता क्या है, मीडियम फार्मर्स का वो सीन, और फिर जो मार्जिनल फार्मर्स है उनका सीन कवर किया। इसके अलावा कास्ट और क्लास के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमने कवर किया, कास्ट और क्लास का रिलेशनशिप कवर किया, और जो डोमिनेंट कास्ट है उनका सीन कवर किया। और इसके अलावा जो ज़्यादा डोमिनेंट कास्ट होती हैं उनके अलावा मार्जिनल कास्ट का सीन हमने कवर किया है। ठीक है, अब तक इस वाले टॉपिक में हमने इतना पढ़ा। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो है बॉन्डेड लेबर का सीन। तो अब तक हमने, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या समझ में आया कास्ट और क्लास के लिंक के बीच में, तो आपको बहुत ही इजीली ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि टिपिकली यानी ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो अपर या फिर मिडिल क्लास है उनके पास लैंड की बेस्ट एक्सेस होती है, उनके पास लैंड की बेस्ट एक्सेस होती है, बेस्ट एक्सेस टू लैंड, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज होते हैं और इसीलिए उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर और फ़ायदे, प्रिविलेज होता है, स्पेशल एडवांटेजेस, उनके पास एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ज़्यादातर रीजन्स में ये जो हमारी कंट्री की ज़्यादातर रीजन में ये जो प्रॉपरिटरी कास्ट बोला गया है ना,
प्रॉपर्टी वर्ड से निकल के आया है ये। प्रॉपर्टरी यानी जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, जिनके पास ओनरशिप होती है। प्रॉपर्टरी कास्ट जो होती है उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, और वो क्या करते हैं, जिनके पास नहीं होती उनसे एज अ लेबर फोर्स वर्क करवाते हैं। अब यहाँ से एक बहुत ही बेकार और बकवास प्रैक्टिस निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं बेगार। वाओ, नाम से ही बेकार। बेकार और बेगार कितने मिलते जुलते हैं। ओके, तो बेगार होता क्या है? बेगार या फिर फ्री लेबर, इसका लिंक इस चीज़ से कि हिस्टोरिकली ज़्यादा होता था, आजकल के टाइम पे एक्सप्लॉयटेशन उतना नहीं है बट उतना नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या था, ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में प्रिविलेंट था ये कि जो डोमिनेंट कास्ट हुआ करती थी या फिर जो प्रॉपर्टरी कास्ट, जिसके पास ज़मीन होती थी, ज़मींदार वाली जो कास्ट हुआ करती थी, वो जो बेचारे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी उनसे फ्री में लेबर लेती थी। यानी कि उनको फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनकी ज़मीन पर काम करना ही करना पड़ता था, ठीक है। बेशक वो उसके बदले में उन्हें बहुत ही कम दे या ना दे, ठीक है। उस टाइप का सिस्टम जो उसे बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, ठीक है जी। जिसमें लो रैंक कास्ट ग्रुप के जो मेंबर्स होते थे उन्हें फ्री लेबर प्रोवाइड करना पड़ता था, या फिर उन्हें लेबर प्रोवाइड करना पड़ता था एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसको? विलेज के ज़मींदार को, या फिर विलेज के किसको? विलेज के जमींदार या फिर विलेज के लैंडलॉर्ड को, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ये लोग जो होते थे, जो जिनसे ये लोग काम ले रहे हैं, यानी जो लो रैंक कास्ट के जो मेंबर्स होते थे, जिन कास्ट की रैंक लो है, निचले पायदान पर जो कास्ट है, उनके जो मेंबर्स होते थे वो बेचारे इन पर इकोनॉमिकली भी डिपेंड होते थे, फिर क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो इसलिए इकोनॉमिकली वो इन पर डिपेंड होते थे, सोशली इनके ऊपर डिपेंड होते थे, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए इनके ऊपर डिपेंड होते थे। इसका मतलब ये है कि वो बंधे होते थे इन लैंड ओनर्स से कि उन्हें काम करना ही करना पड़ेगा क्योंकि वो इनके ऊपर डिपेंड है। अब एक जो चीज़ है इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कि सिस्टम जो होता है, ये बॉन्डेड लेबर का जो सिस्टम है, वैसे तो इंडिया में अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट दो जगह के इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो है हलपति सिस्टम ऑफ गुजरात, और दूसरा जो है वो है जीता सिस्टम ऑफ कर्नाटक। कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये बॉन्डेड लेबर के सिस्टम है। तो अगर क्वेश्चन है कि नेम व्हाट इज द बॉन्डेड लेबर सिस्टम इन गुजरात, तो हम बोलेंगे हलपति सिस्टम। व्हाट इज द बॉन्डेड लेबर सिस्टम इन, या फिर बेगार सिस्टम इन कर्नाटक, तो हम बोलेंगे जीता सिस्टम। कि वहाँ पर क्या कहा जाता है वो चीज़। जैसे हलपति सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, वैसे बुक में नहीं है पर, तो हलपति जो थे वो आज के टाइम पे तलविया राठौड़ उनको बोलते हैं वैसे, और हलपति पहले इनको कुछ और ही बोलते थे, पुअर फार्मर्स वगैरह। हलपति का मतलब जो मतलब उन वाले लोगों से हैं जो बहुत ही पुअर फार्मर होते थे पहले, और गांधी जी ने इन्हें हलपति का नाम दिया था मॉडर्न रिवॉल्यूशन वगैरह के बाद। और ये वही थे जो वहाँ की डोमिनेंट कास्ट को या फिर जो लैंड ओनिंग कास्ट हुआ करती थी उनको फ्री लेबर प्रोवाइड करना पड़ता था इन्हें। तो ये वो वाला सिस्टम है। और जीता सिस्टम भी सिमिलर ही है। और जीता सिस्टम से रिलेटेड अगर मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दूँ तो जीविका यानी वी का जीता विमुक्ति कर्नाटक एक प्रोग्राम कह लो, प्लान कह लो, इसके तहत बच्चों को और सबको बंधुआ मजदूरी से रोकने का एक प्रयास कह सकते हैं हम इसे, वो है ये। तो इन शॉर्ट ये है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है उन्हें आज लीगली अबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आज की डेट में भी ऐसी प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं। तो एग्रेरियन स्ट्रक्चर, कास्ट, क्लास इन रूरल इंडिया में हमने जो पॉइंट्स कवर किए वो ये है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वुमेन्स को नहीं मिलती है। एग्रेरियन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा मीडियम्स और लार्ज लैंड ओनर्स का सिस्टम, जो पुअर पीजेंट्स हैं उनका सीन, डोमिनेंट कास्ट कौन सी होती हैं और उनके एग्जाम्पल्स, कास्ट और क्लास का लिंक इन सब चीज़ों से समझ में आया। इसके अलावा जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं
इसमें हमने ये देखा कि दलित्स या फिर अनटचेबल्स वाला सीन। इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट हमने कवर किया वो था कि बेगार या फिर बंधुआ मजदूरी के जो सिस्टम है प्रेवलेंट है या फिर प्रेवलेंट थे।